हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रोहित कुमार चंबा में। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की एनिमेटेड वीडियोस के माध्यम से पढ़ाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जिसका टाइटल है भारतीय संविधान का मूल ढांचा। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लचीला संविधान है और इसमें समय समय पर संशोधन किए जाते हैं। तो आज की कहानी ऐसे ही संशोधनों पर है जिससे भारत के संविधान के मूल ढांचे में गड़बड़ी हो सकती थी, पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने इसे संभाल लिया। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर होता है। मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार है जो भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को दिए जाते हैं, जिन्हें ना तो कोई व्यक्ति विशेष हमसे छीन सकता है और ना ही सरकार हमसे छीन सकती है। कानूनी अधिकार ऐसे अधिकार है जिन्हें कोई व्यक्ति विशेष तो हमसे नहीं छीन सकता, पर सरकार जो है इन्हें हमसे छीन सकती है। जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी आज हमारे टॉपिक का मेन फैक्टर रहेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी तो मौलिक अधिकार था जिन्हें ना तो सरकार छीन सकती है ना ही कोई व्यक्ति, तो फिर ये कानूनी अधिकार कैसे बना? आइए जानते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 और 32 ये सुनिश्चित करते हैं कि यदि उनके लोगों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को सुनकर फैसला देगा ताकि किसी के मूल अधिकारों का हनन ना हो। जब राइट टू प्रॉपर्टी एक मौलिक अधिकार था तो इसका विवरण अनुच्छेद 19 और 31 में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(f कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन का अधिकार होगा, और अनुच्छेद 31 इस बात की गारंटी देता है कि किसी की भी संपत्ति को छीनना आसान नहीं होगा। तो सवाल पैदा होता है कि आखिर संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए सरकार को एक रोड बनवानी है, बीच में एक आदमी की ज़मीन आ जाती है और वो आदमी उस ज़मीन को देने से मना कर देता है, तो सरकार बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट कैसे करेगी? इस प्रकार संपत्ति का अधिकार सरकार के लिए एक चैलेंज बन चुका था और इसे मौलिक अधिकारों से बाहर निकालना आवश्यक हो गया था। इसके लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को बहुमत से संविधान संशोधन की शक्ति देता है। 1951 संविधान का पहला संशोधन। इस समय अनुच्छेद 31 में दो नए खंड जोड़े गए, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में कहा गया कि राज्य किसी व्यक्ति की संपत्ति को छीनेगा तो उसके लिए सहायता विधि कानून पास करेगा, और भाग 2 में कहा गया कि जब भी व्यक्ति की जमीन छीनी जाएगी तो वह केवल दो ही स्थितियों में छीनी जा सकती है। पहली स्थिति थी, संपत्ति तभी छीन सकते हैं जब उसको किसी सामाजिक कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, और दूसरा, जिस एक्ट के तहत आप जमीन छीनेंगे उसमें यह भी बताएंगे कि उस व्यक्ति को क्या क्षतिपूर्ति दी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें अनुसूची 9 को जोड़ा गया और कहा गया कि यदि संसद ने कानून को अनुसूची 9 में डाल दिया है तो भारत की कोई भी अदालत इस पर विचार नहीं कर सकती है। इससे अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में झगड़ा पैदा हो गया। आइए समझते हैं अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ हो, और कानून बना भी देता है तो वह तब तक अवैध होगा जब तक कि वो मूल अधिकारों को सीमित कर रहा हो। और संयोग की बात तो ये है कि इसमें ये नहीं कहा गया कि ये 368 पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि 368 संविधान संशोधन की शक्ति देता है। इसी बीच शंकरी प्रसाद जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी और कहा कि 1991 का पहला संविधान संशोधन जो किया गया है वह अवैध है और इसमें 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है वो असंवैधानिक है।
ऐसा क्यों है? इसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 13 कहता है कि यदि कोई कानून बनाया गया है वह मूल अधिकारों का खंडन करता है या उन्हें सीमित कर रहा हो तो वह अवैध घोषित होगा। और 368 के तहत किया गया पहला संविधान संशोधन कानूनी है और इसमें 9वीं अनुसूची मौलिक अधिकारों को सीमित करती है, इसी कारण इसे असंवैधानिक माना जाएगा। आपको याद होगा मैंने आपको एक संयोग बताया था, उसी संयोग के आधार पर सरकार ने अपना मत रखा कि अनुच्छेद 13 की शक्ति अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होती है, क्योंकि 368 में पूरे संविधान को चेंज करने की शक्ति है और इससे आर्टिकल 13 को भी चेंज किया जा सकता है। अतः आर्टिकल 13 में जो जो शर्तें दी गई हैं वह संविधान संशोधन अधिनियम 368 पर लागू नहीं होती हैं। और इसी में कोर्ट ने अपना फैसला सरकार के पक्ष में रखा और कहा कि जो व्याख्या सरकार ने की है वही सही है और यह फैसला सरकार ने सामाजिक सुधारों के पक्ष में लिया है, अतः यह सब कुछ सही है। इसी बीच भारत की राजनीति में बदलाव हुआ और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। यह 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक लगातार प्रधानमंत्री रही। 1971 के चुनाव में 352 सीटों को जीतकर इन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इसी बीच दो घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने इन्हें और शक्तिशाली बना दिया, जिसमें पहली घटना थी 1971 में यूएसएसआर के साथ 25 साल की संधि और दूसरी घटना थी दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़कर बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाना। इससे इनकी छवि विदेशों में भी फैलने लगी। वर्ष 1971 में काफ़ी अधिक संविधान संशोधन हुए, जिनमें से मुख्य थे संविधान संशोधन 24, 25, 26, 27 और 28। इनके कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। पहला, इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तीसरा, शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधारों को कानून बनाए गए और चौथा, प्रीवी पर्स जो उपाधियाँ थी उनका अंत कर दिया गया। और अब आता है 1972 का 29वां संविधान संशोधन, जिसमें केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत केरल के भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। इससे भारतीय संविधान में एक नया मोड़ आया, केशवानंद भारती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस से। तो आइए जानते हैं क्या था केशवानंद भारती मामला। 1972 में 29वां संविधान संशोधन हुआ और केरल भूमि सुधार को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। उस समय केरल में शंकराचार्य के पद पर थे स्वामी केशवानंद भारती। केरल भूमि सुधार के अंतर्गत उनको मठ की संपत्ति के मैनेजमेंट से अलग कर दिया गया था, तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दर्ज की। यह याचिका 29वें संविधान संशोधन के खिलाफ थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 13 जजेस की बेंच बैठी और 709 पेज का फैसला आया। 24 अप्रैल 1973 को 7:6 से फैसला दिया गया। फैसले में कहा गया कि 24, 25, 29 संविधान संशोधन बिल्कुल सही है और संसद के पास यह शक्ति है कि वह संशोधन करके मूल ढांचे को सीमित कर सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह कही गई कि संविधान में कहीं भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संसद कितने भी ज़्यादा बहुमत से संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू ले सकता है ताकि यह चेक किया जा सके कि कहीं मूल ढांचे में तो नहीं बदलाव किया जा रहा। 24 अप्रैल 1973 को मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी ने यह फैसला दिया और उससे अगले दिन 25 अप्रैल 1973 को वह इस पद से रिटायर हो गए। इसी के चलते सन 1981 में एक सवाल खड़ा हुआ कि यदि सरकार कोई एक्ट बनाती है और उसे 9th शेड्यूल में डाल देती है और वह एक्ट मूल ढांचे के खिलाफ है, तब इस मामले में क्या किया जाएगा। इसे वामन राव मामले के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया कि कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है और जुडिशियल रिव्यू जो है वो मूल ढांचे में ही सम्मिलित है। तो 24 अप्रैल 1973 से पहले जो भी एक्ट 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं उनका रिव्यू नहीं किया जाएगा, पर आज से 9th शेड्यूल का भी रिव्यू किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मूल संविधान के मूल ढांचे को संजो कर रख दिया।
तो आइए आते हैं आज के सवाल पर। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती मामले का फैसला आया। इसी दिन की दो अन्य घटनाएं बताएं। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सवाल का जवाब आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा।